Namaskar and warm welcome from Executives team. मैं हूं देवम and today we're gonna start our next session of current affairs from November 1st to November 7th of 2022. So without wasting any time, table of content आपके सामने है. आज का पहला टॉपिक जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस वर्ल्ड अफेयर्स से रहेगा. रशिया विथड्रॉज फ्रॉम ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव. अभी क्या है इसके बारे में हम काफी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं बिकॉज ये एक हाई टॉपिक है, एक काफी अभी रिसेंट में जो काफी चर्चित टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस हैं, तो हम इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे आज. सेकंड नंबर पे जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से कोरोनल होल्स फिनोमेनन ऑन द सन. ये क्या है? डार्क होल्स इनको कहा जा सकता है, ब्लैंक होल्स इनको कहा जा सकता है, ब्लैंक स्पॉट्स इनको कहा जा सकता है. नॉट बेसिकली ये क्या है इनको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे. इसके बाद थर्ड नंबर पे वर्ल्ड अफेयर्स IAEA इनिशिएटिव्स इन्वेस्टिगेशन ऑन डर्टी बॉम्ब क्लेम्स यूक्रेन. अब ये डर्टी बॉम्ब दिस इज इम्पोर्टेंट एंड अगेन यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड है बीच में ये, तो ये भी हाई पिक टॉपिक है, इसलिए भी इसको समझना जरूरी है. मुझे जहां तक लगता है ये डर्टी बॉम्ब वाला जो करंट अफेयर है ये आपकी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है. फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज सेक्शन से फर्स्ट विमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF. ये भी हम देखने वाले हैं. ये वन लाइनर है फॉर प्रीलिम्स, एक बुलेट पॉइंट टाइप का. इसको समझना ज्यादा नहीं, इसको सिर्फ आपको जानना है. हमेशा जैसा कि मैं कहता हूँ डेटा, सो दिस इज अ डेटा वन लाइनर टाइप का. आपको इसको सिर्फ देखना है, समझना है, कौन है, नाम याद रखना है, ठीक है. इसके बाद फ्रॉम जीएस पेपर 2 पॉलिटी से सिटीजनशिप टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, माइनॉरिटीज एंड गुजरात. ये भी काफी चर्चित एक न्यूज में रहा है ये वाला टॉपिक. CAA के प्रोटेस्ट भी हुए थे कोरोना के पहले एंड ये अभी हाल फिलहाल की बात है ये वाले न्यूज की भी, तो इसको भी हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ेंगे. ज्यादा डिटेलिंग में इसमें नहीं जाएंगे, बट हाँ मोटा मोटा जितना आपकी एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है उतना हम कर लेंगे. इसके बाद जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स से इंडियाज बिगेस्ट एवर कोल माइन ऑक्शन, ठीक है, ये भी हम देखेंगे. एंड आफ्टर दैट फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट इंडियन ब्लैक हनी बी. ये एक नई स्पीशीज तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज ये कुछ टाइम के लिए एक्सटेंट हो गई थी, खत्म हो गई थी, कुछ एक दो बच गई होंगी या कुछ हिस्से में कुछ बची होंगी, तो वो वापस से डेवलप हुई है एंड तकरीबन 200 साल के बाद. तो इसको भी हम थोड़ा सा डिटेलिंग में जानेंगे. एनवायरमेंट सेक्शन से आप जान रहे हैं पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, तो वी विल सी. एंड द लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो पॉलिटी सेक्शन से रहेगा. जीएस पेपर 2 फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये लेकर आए थे. इन्होंने अमेंड किया था, ये अमेंडमेंट बिल लेकर आए थे. तो उसमें अभी हाल फिलहाल हमारे लिए पढ़ने लायक चीज क्या है, क्यों ये करंट में है. 75 साल पहले यानी 75 ईयर्स पहले की बात आज क्यों, लगभग 75 नहीं, आई एम सॉरी, 70-75 ईयर्स के पहले की बात आज क्यों, क्या है क्या नहीं, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव. नाउ व्हाट इज दिस? तो रशिया पुल्ड आउट ऑफ द ब्लैक सी ग्रीन डील व्हिच वाज लॉन्च्ड टू मिटिगेट फूड इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन. ओके, तो ये है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में जान लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. नाउ व्हाट इज ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव? सबसे पहले बेस्ट सही क्वेश्चन है. तो देखो भैया, द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव वाज एन एग्रीमेंट, ओके, वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. ओके, किसके बीच में ये एग्रीमेंट था? रशिया और यूक्रेन. विद किसके साथ? तुर्की है. अब यहाँ पर टर्की है, बट मैं एडवाइस करूंगा कि इसको आप तुर्की लिखें अगर फ्यूचर में एग्जाम में पूछा जाता है. एंड UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस.
It sought to create a safe passage of food grains exported from Ukraine, ठीक है, which is currently in war with रूस यानी रशिया. Under this agreement, export of grain, food and fertilizers will be allowed to resume from Ukraine via a safe maritime ना समुद्री हिस्सा, ठीक है, safe maritime humanitarian corridor from 3 key Ukrainian ports, which is Chornomorsk, Odessa, Yuzhny और या फिर यूजनी या फिर पिवडेनी, ठीक है, ये पोर्ट्स हैं यूक्रेन के, ठीक है. मैं आपको एक एडवाइस दूंगा. दिस इज रशिया, ठीक है, यहाँ पर यूक्रेन है, यहाँ पर ऐसा का आपको एक वर्ल्ड मैप में आपको ये सारी चीजें मार्क करनी है. यूक्रेन, रशिया, ठीक है, पोलैंड, फिर फ्रांस, यूके आपका, ठीक है, ये सारा वर्ल्ड मैप को ना आपको दिमाग में होना चाहिए सब चीजें, ठीक है, ये आपके अच्छे के लिए लेते हैं. मूविंग ऑन नाउ, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर? तो इनिशियली स्टिपुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 120 days, ठीक है. द डील वाज टू प्रोवाइड फॉर अ सेफ मैरीटाइम humanitarian corridor for Ukrainian exports, particularly food grains. Okay, the central idea was to claim markets by ensuring an adequate supply of grains, thereby limiting food price inflation. ठीक है. Now, Joint Coordination Center (JCC), a joint coordination center having a representatives from signatures of Black Sea Grain Initiative was set up to implement this deal. क्या डील है? देखिए, मुद्दे की एक चीज आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर. जब तक आप ये वाला करंट अफेयर मैप में नहीं देखेंगे ना, वर्ल्ड मैप में यूक्रेन, रशिया, वहां पर ब्लैक सी एंड क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें, जब तक मैप में पॉइंट नहीं करेंगे, मैपिंग नहीं करेंगे ना, तब तक ये इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा. थियोरिटिकल नहीं है ये, आपको मैप में देखना पड़ेगा. मैपिंग टाइप है पूरा, ठीक है. तो जब मैं ये समझा रहा हूँ, ईयरफोन्स या हेडफोन्स या स्पीकर पे रख के मैप को जरूर देखिए और सुनिए तो समझ अच्छे से आएगी, ठीक है. सो मूविंग ऑन, और कमर्शियल शिप्स आर required to register directly with the JCC to ensure appropriate monitoring, inspection and safe passage. Inbound and outbound ships to the designated corridor transit as per a schedule accorded by JCC post inspection. This is done so as to ensure there is no unauthorized cargo or personnel on board. Okay. Following this, they are allowed to sail onwards to Ukrainian ports for loading through the designated corridor. Okay. Now, why was the deal signed? Genuine question. इतना हमने पढ़ लिया, लेकिन डील क्यों साइन हुई है? तो यूक्रेन exports around 45 million tons of grains to the global market each year. कितना? 44 million tons of, ठीक है. However, Russia launched a military campaign in February 2022. Ukraine was left with large amount of grains stored in silos, unable to be transported to other parts of the world. भैया जंग में आ गया, इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाया. This has severely affected the global supply of grain. सब सीधी सी बात है, इतना यानी आपका 45 मिलियन टन यानी 45 मिलियन टन अगर यूक्रेन सप्लाई करता है और सडनली वो स्टक हो जाए तो इन्फ्लेशन बाकी वर्ल्ड पे तो होगा. ग्लोबल सप्लाई ग्रीन जहां जा रही थी वहां के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे से सप्लाई नहीं है तो जो चीज बची हुई है उनका दाम बढ़ेंगे. सीधी सी बात है इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट में, ठीक है. नाउ with the energy prices and the food prices increasing because of the conflict, many countries, especially those in Africa, were at the brink of famine. Even famine, see, famine अगर word आ गया, it's a huge word. famine यानी भूखमरी आपकी, ठीक है, हिंदी में लिख दिया, समझ लेना. Moving on, the Black Sea Grain Initiative sought to address these issues, ठीक है. By mid-September, over 3 million tons of cargo left Ukraine under this deal. ठीक है.
About 51% of total cargo was corn, 25% was wheat, 11% was sunflower products, and 6% rapeseed and 5% barley. ठीक है, ये डेटा है, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिमाग में रहेगा तो अच्छा है. The rest of the cargo included soya beans and other food commodities. ठीक है. Now, what is the current status of Black Sea Green Initiative? देखिए हम अभी बात कर रहे हैं कब की, तो नवंबर मंथ की. ठीक है, 2022. Black Sea Grain deal set to expire on November 19, 2022. The renewal negotiations were led by UNs throughout October 2022. However, Russia pulled out of this agreement on 29 October due to the drone attacks on its naval ships in the port of Sevastopol. Despite Russia withdrawing from the deal, several grain ships continued to depart from ports of Ukraine with support from the Turkey, okay, and UN, यानी United Nations. Okay. Now, our next current affair for the day. Coronal holes. ठीक है. An image of coronal holes was shared by NASA recently. You can see the image here. ठीक है. और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हैं कोरोनल होल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं. ये आपको ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं. मैं थोड़ा और इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि समझ आए हम कहाँ. ठीक है, ये ब्लैकिश स्पॉट्स जो है इनको कोरोनल होल्स बोला गया. ये नासा ने शेयर करी है पिक्चर. ठीक है ना. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्यों इतना इम्पैक्टफुल चीज है, हम क्यों इसको इतना ध्यान दें. भैया सन पे तो बहुत सारी चीजें होती रहती है, तो उनका इम्पैक्ट क्या. देखिए मैं शास्त्रों की तरह बात नहीं कर रहा हूँ कि सूर्य पे कुछ हो रहा है उसका प्रभाव आपकी कुंडली पर भी पड़ेगा. नहीं, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ. देखिए सन पे ना वास्तव में अगर कुछ होता है तो किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की लाइफ की नहीं बात कर रहा हूँ, बट होल अर्थ, इवन होल सोलर सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का. ठीक है. सो लेट्स गेट ब्रीफ इनटू इट. Now key points, let's know key points first of all. So NASA captured an image having dark patches on the sun's surface resembling eyes and a smile. जैसा कि देखिए मैं आपको दिखाता हूँ. ये आपको एक दो आंखें और एक मुंह की तरह नहीं लग रहा कि ये आंख हो गई है आपकी और ये फेस हो गया. ठीक है, ये बात हुई. ओके. Now, these patches are called coronal holes, जैसा कि मैंने आपको बताया, which can be seen in ultraviolet light but are typically invisible to our eyes. सीधी सी बात है, आप अगर naked eyes से सन को देखने जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा. ऐसे भर दोपहरी में अगर आप तकरीबन 1 बजे दोपहर में 12-1 बजे कभी भी, इवन शाम को, मैं गोल्डन आवर की बात नहीं कर रहा हूँ, तब भी ज्यादा देर आप नहीं देख सकते. लेकिन ऐसे भीषण टाइम में आप अगर जरा सा भी देखने जाओगे तो नहीं दिखेगा, चांस नहीं. और इवन आप कुछ भी लगा लें, सनग्लासेस लगा लें, एक्सरे शीट लगा लें, कुछ भी, तब भी वो नहीं इतना क्लियरली दिखता क्योंकि इतना ज्यादा उजाला है. तो नेकेड आइज से तो देखना इम्पॉसिबल है. ठीक है, लेकिन इसको कैप्चर किया गया और कैप्चर करके पता चला कि यहाँ पर कुछ कोरोनल होल्स हैं. ठीक है. नाउ लेट्स नो समथिंग अबाउट दिस कोरोनल होल्स आल्सो. जैसे तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, बट फिर भी कोरोनल होल्स आर रीजन्स ऑन द सन्स सरफेस फ्रॉम वेयर फास्ट सोलर विंड गूशेस आउट इनटू स्पेस. व्हाट इज गूशेस, यानी कि भपका कहते हैं ना. अगर आपने ये वर्ड सुना, यार भपका आ रहा है, गर्मी का भपका, एकदम भप करके सॉरी, बट ऐसा लगता है ना मुंह पे, तो उसको बोलते हैं गुश से ना, एकदम फटने जैसा टाइप का. ठीक है, तो वो स्पेस में जाता है. ठीक है. मूविंग ऑन. दे आर क्रिटिकली, या फिर कहूं दे आर क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पेस इन्वायरमेंट,
surrounding the Earth, where space technologies and astronauts travel. This is because they correlate to areas on the sun where magnetic fields are pushed up and into the outer space instead of looping back down to the surface like they do elsewhere. Okay. It is unclear what causes coronal holes. देखिए ये अभी तक क्लियर नहीं है कि आखिर ऐसी क्या चीजें होती है जो कोरोनल होल्स डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं. They correlate to areas of the sun where magnetic fields solar up and away without looping down the surface as they do elsewhere. Okay, very nice. Moving on, let's know features. So these are regions where the sun's magnetic field lines are connected directly to interplanetary space. देखिए वापस से पढ़िए. These are regions where the sun's magnetic field lines are connected directly to interplanetary space, allowing solar material to escape out in the high-speed stream of solar wind, leaving a dark hole near the surface of the sun. It appears throughout solar cycle but can last for much longer period of time during solar minimus when the sun is less active. Okay, now they have lower temperatures and appear much darker than their surroundings as they contain little solar material. Solar material सीधी भाषा में कहूँ तो वहां पर आग, जैसे ये सन है, पूरा सन तप रहा है आपका, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया में थोड़ी आग कम जल रही है, तो बाकी का हिस्सा डार्क, बाकी ये हिस्सा आपका लाइट है. ठीक है, मूविंग ऑन. कोरोनल होल्स कैन लास्ट बिटवीन फ्यू वीक्स टू मंथ्स. ओके, तो ये कब तक लास्ट कर सकते हैं? तो कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक. The holes are not a unique phenomena appearing throughout the sun's approximately 11 years solar cycle. Okay, they can last much longer during solar minimum. Okay, स्वाभाविक सी बात है. A period of time when activity of sun substantially diminished. भैया देखो ऐसा है कि अगर सन की एक्टिविटी कम रहेगी, उसका प्रभाव कम रहेगा, तो ये जो ऑलरेडी कम प्रभावशाली जगह है उनका प्रभाव उतने टाइम तक कम रहेगा. सीधी सी बात है. Now, geomagnetic storm. It relates to Earth's magnetosphere, the space around a planet that is influenced by its magnetic field. Okay, simple, just know about it. Now, when a high-speed solar stream arrives at the Earth, in certain circumstances, it can allow energetic solar wind particles to hit the atmosphere over the poles. It causes a major disturbance of magnetosphere as there is very efficient exchange of energy from the solar wind into the space environment surrounding Earth. In cases of strong solar wind reaching the Earth, the resulting geomagnetic storm can cause changes in ionosphere, part of Earth's upper atmosphere. Radio and GPS signals travel through this layer of the atmosphere and so communications can disrupted. Remember, can. Today's another topic, डर्टी बॉम्ब. ये भी आपका यूक्रेन और रशिया वॉर से रिलेटेड है. ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान से सुनिएगा. द यूएस न्यूक्लियर वॉचडॉग, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA
recently initiated investigations on Russia's allegations accusing Ukraine of producing dirty bombs. Now again this word is coming, dirty bombs, और यहाँ पर यही important है. तो ये है क्या, इसको हम जान लेते हैं सबसे पहले. So, what are dirty bombs? A dirty bomb is dispersion device containing radioactive material. इतना देखो पहले, ठीक है. फिर possibly यूरेनियम, यूरेनियम अपने यूज होता है एटॉमिक एटम बॉम्ब में भी, ठीक है. बट मोर लाइकली लो ग्रेड मटेरियल सच एज कैशियम 137 और अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन कॉमन यूज. ठीक है, एक तरीके का एटॉमिक बॉम्ब ही है, बट वो उस लेवल का नहीं. ओके, a conventional explosive device laced with toxic materials that doesn't need to contain highly refined radioactive material as in used in nuclear bombs. Nuclear bomb में क्या चाहिए रहता है, highly refined, है ना. ये वाले में highly refined नहीं चाहिए, ठीक है. Instead it could use radioactive materials from hospitals, nuclear power stations or research laboratories. This makes them much cheaper and quicker to make the nuclear weapons. These weapons will not will not cause an immediate health impact since people in the affected region can escape from being exposed lethal dose of radiation. However, economic impact could be served due to the high cost incurred during the evacuation process. Simple है. Now ये बुलेट पॉइंट टाइप का करंट अफेयर है. इसमें हम थोड़ा सा ही मोटा मोटा जानेंगे इसके बारे में. बाकी याद रखने जैसा है, ये फोटोग्राफ्स को ही आप दिमाग में थोड़ा बिठा लेंगे तो आपको याद रहे, ठीक है. फर्स्ट वीमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ. तो सीआरपीएफ किसे बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, ठीक है. इसको हम आगे पढ़ते हैं. सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वही आ गया सीआरपीएफ, 2 women officers reached the rank of इंस्पेक्टर जनरल आईजी. ठीक है, पहली बार इतिहास में. और आपको पता होगा जहां भी क्या आ जाए, शब्द आ जाए, वो करंट अफेयर बेवमसन नहीं छोड़, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट ब्रीफ इनटू इट. तो सबसे पहले तो इनके नाम जान लीजिए. तो आईजी सीमा धुंडिया, ठीक है, आईजी सीमा धुंडिया एंड आईजी एनी अब्राहम. ये दोनों नाम को आपको याद रखना है, पहले लिख लीजिए. ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की फर्स्ट, ठीक है. नाउ आईजी, हाँ, फर्स्ट आईजी, ये याद रखें. इट इज वन ऑफ द प्रीमियर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. Originally constituted as the Crown Representative Police in 1939. It is one of the oldest central paramilitary forces. Remember this thing, okay? One of the oldest, not the oldest. After independence, the force was renamed as Central Reserve Police Force by Act of Parliament on December 28, 1949. The force's job is to maintain law and order in the subsequent, and by the virtue of it, they combat against insurgencies, act as rescue forces whenever required, etc. ये सीआरपीएफ के बारे में था. आपको मेजरली ये दोनों नाम याद. नाउ सीआरपीएफ महिला बटालियन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज ओनली पैरामिलिट्री फोर्स इन द इंडिया टू हैव 6 महिला बटालियंस, यानी कि 6 महिला बटालियन है. द फर्स्ट महिला बटालियन ऑफ सीआरपीएफ was raised in 1986. Remember, with headquarters at Delhi. It was recognized for its assistance during the Merit riot during its early days.
The all-women battalion was raised to minimize laws and order issues caused when policemen responded to agitations involving women. Okay. Moving on, ये आपका बुलेट पॉइंट टाइप का करंट अफेयर, इसको चाह के लिख लीजिए. पहली आईजी सीआरपीएफ में, तो उनका नाम लिख लीजिए एंड दैट्स इनफ. मूविंग ऑन, ये करंट अफेयर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में रहा है, पॉलिटी से है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिए. सिटीजनशिप टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश माइनॉरिटीज इन गुजरात. क्या है ये? तो यूनियन होम मिनिस्ट्री रिसेंटली नोटिफाइड एन ऑर्डर ग्रांटिंग सिटीजनशिप to religious minorities in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan residents residing in Anand and Mehsana district in Gujarat. ठीक है, इसको थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं, अच्छे से समझ आएगा. तो अबाउट रीसेंट नोटिफिकेशन क्या आया? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन ग्रांट सिटीजनशिप टू हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट्स, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस. ठीक है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान लिविंग इन आनंद एंड महसाना डिस्ट्रिक्ट्स इन गुजरात. अब यहाँ पर गौर फरमाने वाली क्या बात है? सारी बिरादरी है, सारी जात है, सारी कास्ट है, लेकिन मुस्लिम जाति, मुस्लिम रिलीजन वाले लोग नहीं हैं. ऐसा क्यों? तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि फॉर हिंदू पीपल या फिर बाकी के जो रिलीजन है उनके लिए तो कंट्री इंडिया है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज तो ऑलरेडी बहुत है, तो सिर्फ इन लोगों के लिए, इस्लामिक पीपल के लिए नहीं. ये रिसेंट गवर्नमेंट का कहना है. नाउ this order empowers district collectors to grant the citizenship these minorities under Citizenship Act 1955. The MHA order of October 31st, 2022 grants citizenship under the Citizenship of 1995 and not under the controversial Citizenship Amendment Act of 2019. ये याद रखिएगा ये पॉइंट कि हाल फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है वो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 1955 का, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल 2019 में जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था उसके अंतर्गत नहीं है. उसके अंदर और भी दूसरे पॉइंट्स है. देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में. ठीक है, आपने पॉलिटी में सिटीजनशिप एक्ट अगर पढ़ा होगा, जो सबसे पहले आया था पार्टीशन के बाद, जब हमारा देश बना, हमारा संविधान बना, उस समय जो बिल आया था उसके प्रोविजंस के अनुसार हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन दिया है, लेकिन ये 2019 वाला भी ऐसा चांसेस है, गवर्नमेंट का कहना है कि जल्द इम्प्लीमेंट करेगी. नाउ the recent notification will benefit migrants who entered India via passport or visa and already applied for citizenship under Section 5 by registration and Section 6 neutralization of Citizenship Act 1955. To implement this order, an online application will be made available for immigrants. The verification will be undertaken by district collector and will then be forwarded to central government agencies. Very nice. The candidates who applied for Indian citizenship will be investigated first, okay, by Intelligence Bureau. ये IB का है, ये IB का एक और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया. Is this for the first time? Nice question and स्वाभाविक क्वेश्चन है. तो it is not for the first time. ये इसका आंसर. That magistrates or collectors were given the power to grant citizenship to religious minorities who legally entered India from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Legally है ना, वीजा लेके. In 2016, 18, 21, central government issued similar order to district magistrates in several districts of Gujarat, Chhattisgarh, Rajasthan, Haryana and Punjab. कहाँ? छत्तीसगढ़. कहाँ है मैप में?
एमपी के पास में राजस्थान, गुजरात के पास में हरियाणा, पंजाब के पास में पंजाब, हरियाणा के पास में, है ना, सबको पता है, लेकिन देख के पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा. In August 2022, Gujarat Home Minister distributed Indian citizenship certificates to 40 Pakistani Hindus at Ahmedabad कलेक्टोरेट. आप भी यही बन जाओगे, जरूर बनोगे, खुद पे रखो विश्वास और कलेक्टर जरूर बनोगे. ठीक है, मूविंग ऑन. इंडियन सिटीजनशिप ग्रांटेड to migrate from foreign countries. The process. Indian grant citizenship to legal migrants who applied under Section 5 and under 6 of Citizenship Act 1955. Under Section 5 of Act, citizenship is granted by the central government to a person of Indian origin who was ordinary a resident of India for the past 7 years before applying for citizenship. A person of Indian origin who is ordinarily a resident of any country or a place outside undivided India. Undivided, ये पुराने ये सारे प्रोविजन आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे. A person who married to an Indian citizen, a person of full age and capacity who or either of his parent was earlier a citizen of independent India and has been residing in India for 1 year before applying for citizenship. Note, citizenship is a central subject and not, आगे लिख देता हूँ, and not a state subject. Okay. Moving on. Our today's next current affair. India's biggest ever coal mine auction. The Union Finance Minister launched the biggest ever coal mine auction. ठीक है, कब लॉन्च हुआ? 2022. This is important. Moving on. So key points. It is the 6th round of commercial coal auction. 141 mines. 71 of these are new coal mines, 61 are rollovers from the previous tranches, and 8 have either earlier received single bids and are the second attempt of the 5th round of commercial coal auctions. Situated in Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana, Rajasthan, Tamil Nadu and Bihar. The states with the highest number of blocks in Madhya Pradesh, है ना, मध्य प्रदेश में कितने? 30, छत्तीसगढ़ 28 and Odisha 27. Okay, moving on. Today's next current देखिए, उसमें आपको डेट याद रखनी है. ठीक है, बस और कुछ नहीं, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा. नेक्स्ट करंट अफेयर ये ऑब्वियसली एनवायरनमेंट सेक्शन से अलग ही दिख रहा है, तो एनवायरनमेंट सेक्शन को मिस नहीं करना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था. इंडियन ब्लैक हनी बी, a new species of endemic honey bee has been discovered in Western Ghats after a gap of more than 200 years. अगर ऐसा है तो इसको न्यू नहीं कहना चाहिए, लेकिन कायदे से न्यू कहना भी चाहिए, क्योंकि हम 200 साल पहले तो थे नहीं, इसलिए. Moving on, key points as always. The new species has been named Apis carinjodian and given the common name Indian black. It is after a gap of more than 200 years that a new species of honeybee has been spotted in Western Ghats. The last honeybee described from India was Apis indica in 1798 by Fabricius. Although Fabricius named the Indian bee Apis indica, it was not considered a valid species till now. While providing the distinct identity to Apis indica led to the discovery of Apis carinjodian. Okay, moving on. Specifications about the species. Let's know about it. So it has evolved from Apis serena morphotypes that got assimilatized to the hot and humid environment of Western Ghats.
The distribution of AP's Karinjodian ranges from central western Ghats and the Nilgiris to the southern western Ghats, covering the states of Goa, Karnataka, Kerala and the parts of Tamil Nadu as well. Protection: IUCN Red List near threatened. देखिए मैंने कलर वाली चीज के बारे में पहले बात करी थी. कलर बेस्ड में रेड जो होता है नियर थ्रेटन, यानी कि हो सकता है कि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये डिस्टिंक्ट हो जाएगी, यानी ये गायब हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी. The new species could help India's apiculture industry. How? इसका आंसर आप खुद भी सोच सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अगर आपको एपीकल्चर का मतलब पता हो. The new species will provide a major benefit for India's apiculture industry since it produces higher quantities of honey that is thicker in consistency. Okay, ये आम हनी से थोड़ा मोटा होता है. Currently, the Indian apiculture industry relies on honey obtained from Apis indica that has moisture content of more than 25%. The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) does not allow more than 20% of moisture in honey. आपको एक होमवर्क ये है कि आपको एपीकल्चर अगर नहीं पता तो आपको पता करना है. ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी है, समझ आ जाएगा अगर नहीं पता है. और अगर पता है तो वैसे तो अच्छी बात. To reduce moisture, the honey is heated, leading to change in the color, texture and loss of nutrients. Since the honey of Apis carinjodian is thicker, this process is not required. Therefore, the natural quantity is retained. Okay. So, our next current affair of the day, or maybe the last current affair of the day. First amendments to the Indian Constitution. The SC यानी कि Supreme Court has agreed to examine a bill यानी public interest litigation challenging changes made to the right to freedom of speech and expression by the First Amendment to the Constitution in 1951. So let's get brief into it as always. So let's know about the First Amendment कि ऐसा था क्या, उसमें क्या हुआ. So the First Amendment of the Constitution to the Constitution altered the Articles 15 and 15(3), 46, 341, 342, 372 and 376. आपका होमवर्क ये है कि सारे आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे अभी जस्ट ये करंट अफेयर वीडियो के बाद. Empowering states to make any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens for the scheduled castes and the scheduled tribes यानी SC/STs. It was introduced by former Prime Minister Honorable Shri Jawaharlal Nehru ji on May 10, 1951 and enacted by the Indian Parliament on June 18, 1951. ठीक है. Now, what were its features? So it also prevents states from making laws permitting them to acquire any citizen's estate. It also added a 9th schedule to Constitution listing a number of state laws which cannot be challenged in courts. But the amendment also introduced 3 exceptions to the right to free speech. Now citizens did not have the right to speak freely if their words imperiled public order, incited the commission of an offense, or affected friendly relations with foreign states. Okay, so ये इसके features थे. ये पूरा और इसके पहले का आज का करंट अफेयर था. आई होप यू एंजॉयड टुडेस सेशन. आई होप आपने कुछ नया जाना होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा. विथ ऑल आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम, हमारे सर, मेरी और सबकी शुभकामनाएं हैं कि आपका प्रीलिम्स जैसे से पास आ रहा है. आई होप एंड वी ऑल होप, पूरी एग्जैक्टाइज टीम, कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशंस चल रही होंगी. कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या
प्रिपरेशन से लेके आपको हो रही होगी, हमारे सर, मैं, दूसरी फैकल्टीज आपकी हेल्प करेंगे। आप बेझिझक होके मैसेज डालिए, ये प्रॉब्लम आ रही है, we'll surely see into it। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, हाई बिग टाइम है, अच्छे से पढ़िए। हमको किसी भी तरीके से कांटेक्ट करना चाहे आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पे भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू subscribe to the channel, and we'll see very soon in a new video. Till then, all the very best.